नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र राणा और आप देख रहे हैं एक भारत। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं रविंदर कुमार जी, हाई कोर्ट के वकील हैं सीनियर, और बात करेंगे एविडेंस एक्ट के ऊपर साहब से। साहब, रविंदर जी हमें बताइए कि ये जो एविडेंस एक्ट है क्या है? ये बवाल चल रहा है पूरे देश में। माहौल ये चल रहा है कि नवंबर 2024 में मोदी सरकार ने ये तय किया कि हम तीनों जो आपराधिक कोड हैं उन्हें बदलेंगे। पहले आईपीसी था, सीआरपीसी था और एविडेंस एक्ट था। उसको बदलकर इन्होंने उनके नाम रख दिए बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जी। और तीनों को बदल दिया। और तीनों को बदलने का जो इनका तरीका था वो बहुत ही आपत्तिजनक और अलोकतांत्रिक था। और उसकी वजह ये थी कि ये लोगों ने पहले संसद में एक बिल पेश किया। बिल पेश करने के बाद सरकार ने कहा कि हमारे इस बिल में कुछ खामियां हैं और इन्होंने बिल वापस ले लिया। और जिन दिनों देश में आंदोलन चल रहा था और विपक्ष के सांसद संसद में अपना आंदोलन जारी रखे हुए थे, तब आपको याद होगा लोकसभा के 148 सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया और राज्यसभा के सदस्यों को भी उस दौरान निलंबित करके संसद परिसर में घुसने पर भी रोक लगा दी। और तब आनन फानन में एक दिन में 11:30 बजे तीनों बिल पेश किए गए और आधे घंटे में वो पहले लोकसभा में पास हुए, फिर वो राज्यसभा में पास हुए और फिर अगले दिन ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको अपनी एसेंट यानी अनुमति दे दी और वो नोटिफाई हो गए। जब ये नोटिफाई हुए उसके बाद जो है एक हिंदुस्तान में एक पाखंड की नई परंपरा शुरू हुई है और उसके तहत ये किया गया कि बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको लेकर भाजपा ने हर हाई कोर्ट में हर स्तर पर एक विचार विमर्श का एक अभियान सा चलाया और उसमें कहा कि ये बिल बहुत बढ़िया है, आमूल परिवर्तन करेंगे। और हमारे हाई कोर्ट में जब इसका सम्मेलन हुआ तो उसमें कई सिटिंग जज भी शामिल हुए और तब जो है इसका बड़ा लोगों ने स्वागत भी किया। मेरे जैसे लोगों ने कहा कि भारतीय न्याय प्रक्रिया की जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ने के लिए बनाया गया है और ये पुलिस को असीमित अधिकार देता है कि वो कैसे लोगों को उनकी स्वतंत्रता का हनन करे। और इसमें बहुत सारे जो बड़े चीज़ें हैं वो जो एक तो ये है कि इन्होंने अनुच्छेद 377 हटा दिया है। सेक्शन 377 आईपीसी है वो सोडोमी को लेकर है, यानी होमोसेक्सुअलिटी को लेकर है। उस पे आरएसएस का एक नज़रिया है कि इसको हटाना चाहिए, तो उसको हटा दिया। और उसके साथ साथ सारे जो अननेचुरल सेक्स के ऑफेंसेस थे उनको भी हटा दिया। और वो क्या हटाया कि जैसे बहुत सारे लोग जानवरों के साथ सेक्स करते हैं, कुत्ते के साथ करते हैं, बिल्ली के साथ करते हैं, गाय के साथ करते हैं, भैंस के साथ करते हैं, बकरी के साथ करते हैं और उनमें उनकी मौत भी हो जाती है। उसको इन्होंने अपराध से हटा दिया, छूट दे दी लोगों को कि आप कुत्ते के साथ सेक्स करो, बिल्ली के साथ करो, भेड़ के साथ करो, बकरी के साथ करो, कर लो, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी आपत्तिजनक बात है और इसका लोगों ने विरोध किया, मैंने भी किया। दूसरा, इन्होंने और भी उसमें बहुत सारे जो काम किए वो ये किए कि पुलिस के सामने जो बयान होगा वो अब जो है मान्य होगा। पहले आपने देखा होगा पुलिस के सामने अगर अभियुक्त का बयान है और अगर अदालत में वो कॉर्पोरेट नहीं होता, अगर वो सिद्ध नहीं होता तो उससे अभियुक्त मुकर सकता है और वो जो बयान सही नहीं है। अब यह है कि पुलिस आपसे डरा कर धमका कर किसी भी माध्यम से अगर आपका बयान ले लेती है तो आप उसका खंडन नहीं कर सकते। अभी तक तो पुलिस के जज के सामने पुलिस और आरोपी दोनों पेश होते थे। जेल से आरोपी आता था और कोर्ट पुलिस थाने से पुलिस वाले जो आईओ होते थे उस केस के वो जाते थे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया जा रहा है कि ऐसे आगे कार्रवाई होगी। ऐसे होगी कि ये व्यवस्था कर दी गई है कि मुलजिम जो है वो जेल में मिलेगा, पुलिस वाला थाने में बैठा हुआ है, वकील जो है वो अदालत में जज के सामने खड़ा हुआ है और वहां पर जो है जो बयान होंगे
वो उन बयानों को फाइनल माना जाएगा और ये कहा जा रहा है कि इससे न्याय के फैसलों में जल्दी होगी। लेकिन इससे क्या होगा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया में आप जानते हैं अंजना ओम कश्यप या रूबिका लियाकत या दूसरे लोग जब अपनी खबर पढ़ते हैं तो बाकी जनता को लगता है ये खुद अपने दिमाग से पढ़ रही है या पढ़ रहा है। लेकिन होता क्या है, टेलीप्रॉम्प्टर हो रहा होता है, टेलीप्रॉम्प्टर से बताया जाता है कि भाई जो सामने लिखा है वो पढ़ो। उसके लिए वहाँ पर और भी लोग होते हैं स्टेज पर जो उसकी मदद करते हैं। और आप देखिए कि अब अगर थाने से पुलिस वाले का बयान हो रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ है तो वो उसे पढ़ेगा। टेलीप्रॉम्प्टर पर टाइप कौन कर रहा है, कोई और टाइप करेगा जो उससे ज़्यादा अक्लमंद होगा। और उसके बाद जो है, अगर मान लीजिए कुछ सवालों का जवाब हाँ या नहीं में है तो दो आदमी खड़े हो गए, एक लाल झंडा लेके एक काला झंडा लेके। लाल झंडे का अगर वो दिखाएगा तो इसका मतलब गवाह को आप समझा रहे हैं कि इसको ना करना है, और अगर वो काला झंडा लेके खड़ा है या सफ़ेद झंडा लेके खड़ा है इसको हाँ करना है। तो एक स्टेज मैनेज तरीके से गवाही होगी पुलिस वाले की। और पुलिस वाले को हम कहते हैं ना कि भाई तेरे को अदालत में देख लेंगे, तो वो अदालत में नहीं आएगा, वो कहेगा तू देख लियो, मैं थाने में ही तेरी बजा दूंगा। तो आप समझिए पुलिस को नादरशाही वाले अधिकार दिए जा रहे हैं। और अभियुक्त जो कि जेल में है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप क्या करेंगे, उसको मूवमेंट की स्वतंत्रता से हनन रखेंगे, उस पर दबाव रहेगा, वो अपने वकील से मिलकर बात नहीं कर सकेगा। जब हम एज ए काउंसिल अपने मुलजिमों से मिलने किसी भी जेल में जाते हैं तो एक तो अच्छा वकील कहता है भाई मैं जाके मुलजिमों से मिलने के लिए तिहाड़ जेल में या और किसी जेल के बाहर क्यों लाइन लगाऊं, मैं तो नहीं जाता। और वहाँ वो जब पुलिस वाले होते हैं तो वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं, वो देखते रहते हैं वकील साहब और ये आदमी क्या बात कर रहा है। एक बहुत सारा आपको याद होगा एक मामला हुआ था कि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर थी जिसका मर्डर हो गया था, और वो मर्डर किया था एक जो है डीआईजी थे शर्मा जी। तो शर्मा जी जो है अपनी बीवी से, उनकी बीवी उनसे मिलने जाती थी, तो शर्मा जी अपनी बीवी से मुलाकात में फ्रेंच भाषा में बात करते थे। तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया, इस मामले में जानने के लिए एक फ्रेंच लैंग्वेज जानने वाली पुलिस वाली को वहाँ पर ड्यूटी पे लगा दिया। तो शर्मा जी और उनकी बीवी फ्रेंच में आपसी बात करते थे, पुलिस उसको डिकोड करती थी और उसी को साक्ष्य बनाकर शर्मा जी को सजा मिली आजीवन कारावास की। आपको याद है नहीं? तो आप समझिए कि एक डीआईजी आईपीएस उसको पुलिस ने बेवकूफ़ बना दिया, तो आम मुजरिम के साथ पुलिस क्या कर सकती है। न्याय होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए, और न्याय के कटघरे में दोनों बराबर होने चाहिए। ये जो तलवार लटकी हुई है जो आप देख रहे हैं वो इसी बात की है कि दोनों बराबर दिखने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, पुलिस को असीमित ताकत दी जा रही है, कानून को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और ये जो न्याय करने का नतीजा है, तरीका है, ये देश के लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए है। और इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ, मोदी जी कल को बंद हो गए और उनका ट्रायल हो, मोदी जी पता लगा तिहाड़ में बंद है और रविंदर कुमार जो है एक थाने में बैठा या अपने इस ऑफिस में बैठकर बयान दे रहा है, तो मोदी जी को मैं कहता हूं मैं सजा दिला दूंगा। आपको लगता नहीं कि एविडेंस एक्ट आने के बाद पुलिस का समय बचेगा, क्योंकि कोर्ट में जाते थे, और सरकारों का पैसा भी बचेगा क्योंकि गाड़ी भी इस्तेमाल होती है उसमें, कई राज्यों की देखा जाता है। पुलिस का समय बचाना जरूरी है या देश के लोगों की आज़ादी बचाना जरूरी है? पुलिस जनता की गुलाम है, पुलिस जनता की नौकर है। हम टैक्स देते हैं, जो अपराधी बंद है वो भी टैक्स देता है, वो उसकी स्वतंत्रता की कीमत सबसे ज़्यादा है। पुलिस का पैसा बचता है, पुलिस का टाइम बचता है, ज़्यादा भर्ती करो लोग, किससे मना किया है? आपको पता है दिल्ली पुलिस में 25 साल पहले कितने सिपाही थे? दिल्ली पुलिस में 15,000 लोग थे, आज दिल्ली पुलिस में 3.5 लाख लोग हैं, और ये 3.5 लाख लोग कोई न्याय का काम नहीं करते, अदालतों का काम नहीं करते। ये मोदी जी जाएंगे रास्ते में कुत्ते की तरह खड़े हो जाते हैं, शब्द गलत है। मोदी जी की 4 लेयर सिक्योरिटी चाहिए, फिर 5 लेयर चाहिए, फिर 6 लेयर चाहिए, फिर 7 लेयर चाहिए। मोदी जी इस मीटिंग में जाते हैं, बिहार में लोग नहीं होते, ये पुलिस वालों को सादी वर्दी पहना के खड़ा कर दिया जाता है भीड़ दिखाने के लिए। पुलिस वाले, अगर पुलिस वालों को अधिकार दे दिया जाए यूनियन बनाने का, ये पुलिस वाले ही सरकार के जूते बजा बजा के इनकी टांट पिलपिली कर देंगे। ये कह रहे हैं ना पुलिस वाले की मदद करना चाहते हैं। अरे तुमने अपने एसएचओ को कुत्ते की तरह रखा हुआ है,
सिपाही की हालत तो बिल्कुल कुत्ते से भी बदतर है। पुलिस वालों के घर वाले जानते हैं कि उनके पति पत्नी की हालत थानों में किस तरह है। वो बेचारे बेगारी करते हैं। पुलिस वालों को अगर सरकार समझती है कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको यूनियन बनाने का अधिकार दो, उनकी ग्रीवेंस को रेड्रेस करो, तब पता चलेगा पुलिस की जो क्षमता है कैसी होती है। आज वकील सभी कोर्टों में अधिकतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि वकीलों के काम पे प्रभाव पड़ेगा, उनसे तो ताल्लुक कम हो जाएगा? आरोपियों को जो बचाने का काम करते हैं एक तरफ से वकील, आरोपियों को उनका काम पे असर पड़ेगा, कहने का मतलब? नहीं, वकील को काम की चिंता नहीं है। सरकार इतने कानून बनाती है, कानून बनने का मतलब 10 लाख मुकदमे बनना। 138 का कानून आया तब मैंने कहा था आज के दिन 138 के 2 करोड़ मुकदमे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, डोमेस्टिक वायलेंस के 10 लाख मुकदमे हैं। एक कानून सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या अदालत या संसद पास करती है, लाखों की तादाद में मुकदमे हो जाते हैं। वकील की लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है, ये देश के लोगों की आज़ादी की लड़ाई है। देश की आज़ादी के आंदोलन में वकील ही सबसे आगे थे। महात्मा गांधी वकील थे, जिन्ना वकील थे, सरदार पटेल वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील थे। अब नाम लो, नेहरू जी वकील थे। तो वकीलों के रोजगारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा? वकील देश की आज़ादी को जिंदा रखने का माध्यम है। आज अदालतें बंद कर दो, देश गुलाम हो जाएगा। जो देश में तानाशाही होती है वहाँ वकालत नहीं होती, वहाँ अदालतें नहीं होती, वहाँ न्याय नहीं होता। कैसे देखते हैं, कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? कुछ उम्मीद या कुछ इस पर सलाह, कुछ राय देना चाहेंगे? जब तक सरकार घुटने नहीं टेकती। 3 किसान बिलों ने दिखा दिया मोदी सरकार को घुटने टेक कर अपने बिल वापस लेने पड़े। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, मोदी सरकार को ये कानूनी जो संशोधन है ये वापस लेना पड़ेगा। इस सरकार की रीढ़ की हड्डी हिल गई है, इसके दांत हिलने लगे हैं। अब ये सरकार जो है सिर्फ बिजुका रह गई है। खेत में खड़ा कर देते ना कपड़े पहना के, पक्षियों को डराने के लिए, आदमी को डराने के लिए नहीं। ये सरकार समझती है कि हम पक्षियों को डरा सकते हैं, वकीलों को नहीं डरा सकते। वकील जो है जब तक रहेगा तब तक देश में आज़ादी रहेगी, लोगों की सुरक्षा रहेगी, न्याय का सम्मान रहेगा और संविधान का आदर रहेगा। सरकार बैकफुट पे आएगी? सरकार को आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर जी थे हमारे साथ।